शहर के एक पुराने मगर शानदार मोहल्ले में एक बहुत बड़ा और मुअज़्ज़ज़ खानदान रहता था। इस खानदान की पहचान इसकी दौलत से ज्यादा उसकी इज्जत और रिवायात थीं। हवेली नुमा घर के दरवाजे पर जब भी कोई आता तो उसे अंदर से हंसी, बर्तनों की आवाजें और सहन में खेलते बच्चों की चहकार सुनाई देती। इस घर के सरबराह हाजी अबदाल रहमान थे, जो अपने इंसाफ और नरम मिजाजी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे। इनकी बीवी सलमा बेगम एक समझदार और बावकार खातून थीं, जो घर को मजबूती से संभाले हुए थीं। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा इमरान और छोटा बेटा फहद। इमरान की शादी चंद साल पहले एक सादा और नेकसीरत लड़की आयशा से हुई थी। आयशा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसके इखलाक और खिदमत गुजारी ने सबके दिल जीत लिए थे। वो सुबह सबसे पहले उठती, सहन में झाड़ू देती, बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता तैयार करती और सास के साथ मिलकर सारे घर का काम संभालती। उसकी ज़बान में मिठास थी और दिल में खुलूस। चंद माह पहले फहद की शादी एक अमीर घराने की लड़की ज़ैनब से हुई थी। ज़ैनब खूबसूरत, फैशनेबल और निहायत खुद एतमादी से भरपूर थी। उसके वालिद शहर के बड़े ताजिर थे और वो बचपन से ही ऐशवाओ आराम की जिंदगी की आदी थी। जब वो उस बड़े खानदान में बहू बनकर आई तो इसका इस्तकबाल बड़े धूमधाम से हुआ। सलमा बेगम ने उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया और कहा, बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। शुरू के दिनों में ज़ैनब बहुत मीठी और फरमानबरदार बनी रही। वो सबके सामने धीमी आवाज में बात करती, सास के पांव दबाती और आयशा की तारीफें करती। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसे ये बात खटकती थी कि घर में सब आयशा की तारीफ करते हैं। इसे लगता था कि एक गरीब घर की लड़की इससे ज्यादा इज्जत पा रही है, जो एक अमीर बाप की बेटी है। एक दिन दोपहर के वक्त जब सलमा बेगम और आयशा बावर्ची खाने में काम कर रही थीं, ज़ैनब अपने कमरे में बैठी आईने के सामने बाल बना रही थी। उसने अपने आप से कहा, ये घर बहुत बड़ा है, दौलत भी कम नहीं, मगर असल इख्तियार अम्मी जान के पास है। अगर मुझे इस घर में राज करना है तो पहले सबका दिल जीतना होगा और आयशा को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना होगा। उसी सोच के साथ उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। वो मौका देखकर सलमा बेगम के पास बैठ जाती और धीरे से कहती, अम्मी जान, मैंने देखा है आयशा भाभी बहुत थक जाती हैं, आप सारा काम उनसे करवाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं कुछ काम संभाल लूं, मगर वो मुझे करने ही नहीं देती। सलमा बेगम मुस्कुरा कर कहती, नहीं बेटा, वो तो खुद शौक से करती है, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। मगर ज़ैनब का मकसद कुछ और था। वो चाहती थी कि सास के दिल में आयशा के लिए शक का बीज बो दे। चंद दिन बाद उसने एक और चाल चली। घर में एक कीमती चांदी का बर्तन था जो सलमा बेगम को उनकी सास ने दिया था। ज़ैनब ने वो बर्तन चुपके से अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और शाम को शोर मचा दिया, अम्मी जान, वो चांदी का बर्तन नजर नहीं आ रहा। घर में खलबली मच गई। सलमा बेगम परेशान हो गईं। आयशा ने फौरन कहा, अम्मी जान, मैंने तो सुबह इसे धोकर अलमारी में रखा था। ज़ैनब ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मुझे तो नहीं मालूम, मगर सुबह बावर्ची खाने में सिर्फ आयशा भाभी ही थीं। ये सुनते ही फहद ने थोड़ा सा शक की निगाह से आयशा को देखा, मगर इमरान फौरन बोल उठा, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। कुछ देर बाद ज़ैनब ने खुद ही डरामाई अंदाज में कहा, अम्मी जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सब कमरों में देख लूं। शायद कहीं रख कर भूल गए हूँ। जब वो अपने ही कमरे में गई तो चंद लम्हों बाद आवाज़ लगाई, अम्मी जान, ये रहा बर्तन, शायद सफाई करते वक्त गलती से मेरे कमरे में आ गया होगा। सबने सिक्का सांस लिया, मगर आयशा के दिल पर एक खराश पड़ चुकी थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। इस दिन के बाद ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद को अपने हक में करना शुरू कर दिया। वो हाजी अबदाल रहमान के लिए ख़ास चाय बनाती, फहद के सामने आयशा की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती और बच्चों को महंगे तोहफे देकर अपना गरुयदा बना लेती।
बाहर से देखने वालों को लगता कि नई बहू बहुत नेक और ख्याल रखने वाली है, मगर अंदर ही अंदर वो रिश्तों में दरार डाल रही थी। आयशा सब कुछ महसूस कर रही थी, मगर वो खामोश थी। वो जानती थी कि अगर उसने जबान खोली तो उसे हसद करने वाली समझा जाएगा। एक रात उसने इमरान से कहा, मुझे लगता है ज़ैनब कुछ खेल खेल रही है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं। इमरान ने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम फिक्र ना करो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इधर ज़ैनब का हौसला बढ़ता जा रहा था। इसने फहद को समझाना शुरू किया कि बड़ा भाई सारी जायदाद पर काबिज हो जाएगा और इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसने कहा, हमें अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए। तुम देख नहीं रहे, अम्मी जान हर बात में आयशा भाभी की तरफदारी करती हैं। फहद आहिस्ता आहिस्ता उसके बहकावे में आने लगा। वो पहले खुश मिजाज था, मगर अब इसके रवैये में सख्ती आ गई थी। एक दिन उसने हाजी अबदालरहमान से कहा, अब्बा जान, मैं सोच रहा हूँ कि कारोबार अलग कर लूँ। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब ने हैरत से पूछा, बेटा, अचानक ये ख्याल कैसे आया? फहद ने नजरें चरा लें, मगर ज़ैनब फौरन बोली, अब्बा जान, हम भी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना चाहते हैं। आखिर कब तक बड़े भाई के साए में रहेंगे? इस जुमले ने आग पर तेल का काम किया। इमरान को दिख हुआ, मगर उसने खामोशी इख्तियार की। सलमा बेगम रात भर जागती रहीं। इन्हें लग रहा था कि घर की दीवारों में दरार पड़ रही है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इतनी मोहब्बत करने वाला बेटा क्यों बदल गया है। आयशा ने आकर उनके पास बैठकर कहा, अम्मी जान, सब्र करें। शायद कोई गलत फहमी है जो दूर हो जाएगी। मगर ज़ैनब ने तय कर लिया था कि वो इस बड़े ख़ानदान को तक़सीम करके ही दम लेगी, ताकि इसकी हुक्मरानी कायम हो सके। इसने अगली चाल सोच ली थी, ऐसी चाल जो न सिर्फ भाइयों को जुदा करे बल्कि सास को भी आयशा से बदज़न कर दे। एक दिन इसने जानबूझकर अपने ज़ेवरात का डब्बा गायब कर दिया और रोना शुरू कर दिया, मेरे सारे सोने के ज़ेवर गायब हो गए। ये तो मेरे अब्बू ने दिए थे। इसकी चीख वाव पुकार से सब जुमा हो गए। इसने आंसू बहाते हुए कहा, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, मगर मेरे कमरे में तो सिर्फ घर वाले ही आते हैं। सलमा बेगम का दिल दहल गया। इन्होंने सबको खामोश रहने को कहा, मगर ज़ैनब की नज़रें बार बार आयशा की तरफ उठ रही थीं। घर का माहौल बोझल हो गया। फहद गुस्से से बोला, अगर किसी ने लिया है तो अभी वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। आयशा के हाथ कांपने लगे। इसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मगर इसकी आवाज शोर में दब गई। ज़ैनब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इसकी साजिश रंग ला रही थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुराना मुलाजिम, करीम चचा, जो बरसों से इस घर के साथ था, अंदर आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। इसने कहा, बीबी जी, मुझे कुछ कहना है, मगर अकेले में। घर वालों की नज़रें इस पर जम गईं। ज़ैनब के चेहरे का रंग एक लम्हे को उड़ा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हे इस बड़े ख़ानदान की किस्मत का रुख बदलने वाले हैं। करीम चचा की आवाज़ में ऐसी संजीदगी थी कि सबके दिल धड़कने लगे। हाजी अबदालरहमान ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और कहा, करीम, जो कहना है सबके सामने कहो। इस घर में कोई बात छपी नहीं रहनी चाहिए। करीम चचा ने गहरी सांस ली। हाजी साहब, मैं बरसों से इस घर में हूँ। मैंने आपके बच्चों को गोद में खिलाया है। आज अगर खामोश रहूं तो ज़मीर मलामत करेगा। ज़ैनब के हाथ पसीने से भीगने लगे, मगर वो खुद को संभाले खड़ी रही। फहद गुस्से से बोला, जल्दी कहो चचा, बात किया है। करीम चचा ने नज़रें झुका कर कहा, आज दोपहर मैंने देखा कि बीबी ज़ैनब अपने ज़ेवरात का डब्बा खुद अलमारी से निकालकर पिछले स्टोर रूम में ले गईं। मुझे लगा शायद जगह बदल रही हूँ, मगर जब अभी शोर सुना तो समझ आया कि मामला कुछ और है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें ज़ैनब पर जम गईं। फहद ने हैरत से अपनी बीवी को देखा, ज़ैनब, ये क्या कह रहे हैं चचा?
ज़ैनब का चेहरा जर्द पड़ गया। वो हकला कर बोली, नून, नहीं, ये झूठ है। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसी लम्हे आयशा धीरे से बोली, अगर इजाज़त हो तो स्टोर रूम देख लिया जाए, शायद सच सामने आ जाए। हाजी साहब ने फौरन इमरान और फहद को इशारा किया। दोनों भाई तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़े। ज़ैनब के कदम जैसे ज़मीन में गुड़ गए थे। चंद लम्हों बाद फहद हाथ में वही जेवरात का डब्बा लिए वापस आया। इसकी आंखों में गुस्सा और सदमा दोनों थे। ये वही डब्बा है, उसने कांपती आवाज में कहा। सलमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने ज़ैनब को देखा। बेटा, ये सब किया है, तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उस बार इन आंसुओं में मासूमियत नहीं थी बल्कि खौफ था। वो कुर्सी पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं बस इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। सब आयशा की तारीफ करते थे। मुझे लगता था कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, जगह बनाने के लिए झूठ और साजिश का सहारा। तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की। फहद का दिल टूट चुका था। वो बोला, तुमने मुझसे भी झूठ बोला, मुझे अपने भाई के खिलाफ भड़काया। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि तुम्हें ये सब करना पड़ा? ज़ैनब ने सर झुका लिया। मैं गलत थी। मुझे दौलत और इख्तियार की आदत थी। मैं चाहती थी कि इस घर में सब मेरे आगे झुकें। मुझे हसद होने लगा था। आयशा खामोशी से खड़ी थी। उसके दिल में दिख जरूर था, मगर नफरत नहीं। वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, अम्मी जान, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। सलमा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आयशा ने ज़ैनब के पास बैठकर कहा, बहन, घर जीतने से नहीं, निभाने से बनता है। मैंने भी इस घर में आकर सब कुछ सीखा था। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसकी चालाकी ने उसे कितना छोटा बना दिया है। हाजी अबदालरहमान ने गहरी आवाज में कहा, हमने हमेशा अपने बच्चों को सच्चाई और इत्तेहाद का सबक दिया है। ज़ैनब, तुमने बड़ी गलती की है, मगर अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और इस घर को जोड़ने का वादा करो, तो हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। फहद ने चौंक कर अपने वालिद को देखा, मगर उनकी आंखों में सख्ती के साथ शफकत भी थी। ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, आइंदा कभी इस घर को तोड़ने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, ख़ास तौर पर आयशा से। वो आयशा के कदमों में झुक गई। आयशा ने फौरन उसे उठाया और गले लगा लिया। हम बहनें हैं, दुश्मन नहीं। घर का माहौल जो कई दिनों से बोझल था, आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। फहद ने आगे बढ़कर इमरान को गले लगा लिया। भाई, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ हो गया था। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, हम भाई हैं, हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आ सकता। सलमा बेगम ने दोनों बहुओं को अपने साथ लगा लिया। मेरी बेटियां, ये घर तुम दोनों से है। अगर तुम साथ रहोगी तो ये हवेली जन्नत बन जाएगी, और अगर लड़ोगी तो जहन्नम बन जाएगी। अगले चंद दिनों में ज़ैनब ने वाकई अपने रवैये में तब्दीली लाने की कोशिश की। वो सुबह आयशा के साथ बावर्ची खाने में काम करने लगी। बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाती और सलमा बेगम से घर के तौर तरीके सीखती। अब उसकी मुस्कुराहट में बनावट नहीं थी। एक दिन मोहल्ले की औरतें हवेली में आईं। इन्होंने देखा कि दोनों बहुएं मिलकर काम कर रही हैं। किसी ने कहा, माशाअल्लाह, कैसी मोहब्बत है उनमें। सलमा बेगम ने फ़ख्र से जवाब दिया, मोहब्बत आजमाइश के बाद और भी मजबूत हो जाती है। फहद ने भी कारोबार अलग करने का इरादा तर्क कर दिया। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने जल्दबाजी की। मैं उसी घर के साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। हाजी साहब ने खुशी से इसके सर पर हाथ रखा। वक्त गुजरता गया और हवेली में दोबारा वही रौनक लौट आई। सहन में बच्चों की हंसी गूंजती, बावर्ची खाने से पकवानों की खुशबू आती, और शाम को सब एक साथ बैठकर चाय पीते। ज़ैनब अब पहले जैसी नहीं रही थी।
इसने समझ लिया था कि असल दौलत रिश्ते होते हैं, ना कि इख्तियार। एक शाम वो आयशा के साथ छत पर बैठी थी। आसमान पर सुर्ख ढलता सूरज फैल रहा था। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अगर करीम चचा सच ना बताते तो शायद मैं इस घर को तोड़ देती। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सच देर से ही सही, सामने आ ही जाता है। अल्लाह कभी जुल्म को ज्यादा देर नहीं चलने देता। ज़ैनब ने सर हिलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वक्त पर सबक मिल गया। नीचे सहन में हाजी अब्दुर्रहमान और सलमा बेगम बैठे बच्चों को खेलते देख रहे थे। सलमा बेगम ने आहिस्ता से कहा, देखा, आजमाइश ने हमें और मजबूत कर दिया। हाजी साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, घर वही मजबूत होता है जहाँ माफ़ी और मोहब्बत दोनों मौजूद हों। यूं बड़े खानदान में आई हुई साजिश का खात्मा हुआ। चालाकी और हसद की आग बुझ गई और इसकी जगह खुलूस और इत्तेहाद ने ले ली। ज़ैनब ने अपनी गलती से सबक सीखा और आयशा की सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए। इस कहानी का सबक यही था कि घर की बुनियाद एतमाद और मोहब्बत पर होती है। अगर कोई हसद या लालच से इस बुनियाद को हिलाने की कोशिश करे तो अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है। मगर अगर दिल में सच्चाई और माफ़ी हो तो बिखरता हुआ घर भी दोबारा जड़ सकता है। और इस बड़े खानदान की हवेली में फिर कभी सास बहू की चुप चुप की आवाज़ नहीं गूंजी, बल्कि वहाँ सिर्फ हंसी, दुआ और मोहब्बत की सदाएं सुनाई देने लगें।